हेलो हेलो हेलो, वी आर बैक विद अनदर लेक्चर। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो चैप्टर था या जो यूनिट थी जिस बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं हमारे किसी एरिया से पास करती हैं, परपेंडिकुलर पास करती हैं, वो आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहलाता है। दैट इज़ अगर आपके पास कोई एक एरिया है तो इसके थ्रू का मतलब हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एज फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हम सीधा सीधा ई डॉट डी एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का। टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शोन बिलो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हमारे पास यहाँ पर 3 चार्जेस दे रखे हैं प्लस क्यू के। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू द सर्फेस एस इज। अब इस एस के थ्रू मेरा कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलता है आपको वो बताना है। तो क्या मेरे पास यहाँ पर आंसर ये होगा या ये होगा? सबसे पहली चीज़ हमारे पास फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये वाले जो सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? मेरे हिसाब से प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, विच विल मीन आपके पास टोटल ऑफ प्लस 2q चार्ज इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे इसका दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मेरे को इस सरफेस पे निकालनी है तो वो किन चार्जेस की वजह से आएगी? क्या सिर्फ ये दोनों जो इसके अंदर इनक्लोज्ड हैं या फिर इस बाहर वाले की वजह से भी? तो उस केस में आप बोलोगे द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द सरफेस यूजिंग ये वाला जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो विच इज ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी will be due to 1, 2 and 3 all the charges and not only the charges जो अंदर enclosed हैं। क्यों? क्योंकि इसका contribution जो है फ्लक्स में through this surface is 0। राइट, कोई भी एक चार्ज एक सरफेस के बाहर होता है तो वो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन उसका 0 होता है थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये आपके पास गॉसियन सरफेस हो गया एज शोन इन द फिगर। While calculating the flux of the electrical field over the spherical surface, the electrical field will be due to। अब आपके पास यहाँ पर वही वाली पॉइंट आ गया है। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ सेइंग कि वो प्लस Q1 एंड माइनस Q1 की वजह से आएगी मेरे इस पॉइंट पे, दैट इज ऑन द गॉसियन सरफेस। अगर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हो तो इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से ही इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी। क्योंकि मेरे को समझ में आता है कि जब मैं ई डॉट डी एस करते हैं हम लोग तो ये क्यू एनक्लोज्ड को ही कंसिडर कर रहे हैं, हम बाहर वाले चार्जेस को तो कंसिडर कर ही नहीं रहे ना। बट आपको इस चीज़ को समझना है कि ये चार्ज एनक्लोज्ड को हमने इसलिए कंसिडर किया था क्योंकि जो बाहर वाला चार्ज होता है वो इसके थ्रू जो फ्लक्स क्रिएट करेगा वो 0 होती है। इवन दो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 था फ्लक्स में, इस वजह से आपके पास फॉर्मूले में वो क्यू एनक्लोज्ड नज़र आता है। बट एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ऑन द सरफेस विल बी ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस। मतलब अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो सिलेंडर आपके पास ये रखा हुआ है, इस सिलेंडर का एक्सिस ये होता है, ये पैरेलल है टू दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड। द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज, कितना फ्लक्स होगा थ्रू द कंप्लीट सरफेस? तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, परफेक्टली फाइन। आपके पास जो पहला सरफेस है इज दिस, ये वाले सरफेस का एरिया मान के चलते हैं हमारे पास A है और इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास E है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? इधर पर आया मैंने इसको दोबारा, आपके पास ये एरिया वेक्टर है और यहाँ पर से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर आ गया है। तो फ्लक्स इसका हो जाएगा माइनस ऑफ E इंटू ए, क्योंकि एंगल बिटवीन दीज टू इज 180 और cos 180 होता है -1। अगर मैं इसका दूसरा सरफेस विच इज़ दिस ये वाला कंसिडर करूँ तो आपके पास इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो ये रहा और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है वो ये रहा। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा E इंटू ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर आप टोटल फ्लक्स निकालोगे
तो ये फ्लक्स 1 और ये फ्लक्स 2 को ऐड किया तो आपके पास आएगा phi1 प्लस phi2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA प्लस EA विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कुछ एक आप ये पूछ सकते हो कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये क्यों नहीं कंसिडर करा, क्योंकि उसके थ्रू नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सिर्फ ये जो आपके पास सर्कल्स बने हुए हैं सिर्फ इनके थ्रू पास करे जा रही है, वो इसको ट्रेस कर रही है। तो वहाँ पर हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं। और अगर आप फॉर्मूला देखो आप फ्लक्स का विच इज़ E डॉट ए मतलब EA कॉस थीटा, तो कॉस 90 की वैल्यू की वजह से वो आपके पास फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही इस वजह से बोला है कि हमें सिर्फ वो कंपोनेंट्स लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो एरिया वेक्टर के थ्रू मतलब परपेंडिकुलर पास करें। परफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर इज। कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा बाहर निकलेगा बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपके पास कितना चार्ज है, +1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। पुट इन एयर, इसको एयर में हम लोगों ने है तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, अगर मान लो ये मैंने सरफेस ले रखा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इसकी ये होती हैं, तो आई विल से दैट द फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज दैट इज इनक्लोज्ड? मेरे हिसाब से दिस इज +1 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास दिस इज द यूनिट। सो द आंसर इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक चार्ज Q है जो कि आपके सेंटर ऑफ अ सर्कल पे प्लेस्ड है, जो कि एक स्फेरिकल शेल के किसी प्लेन में से काट के रखा गया है। दैट इज़ मान के चलो एक जैसे आपके पास मटका है, मटके के ऊपर आपने एक थोड़ा सा उसको कट कर दिया है एंड वहाँ पर एक प्लेट रख दिया और उस प्लेट के ऊपर आपने चार्ज Q को रखा है। मेरे हिसाब से डायग्राम क्लियर है। आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विद द रिमेनिंग शेल। अब ये आपके पास बचा हुआ शेल है, इसके पोर्शन जो है, अब आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पूछा है रिमेनिंग सरफेस से, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो फ्लक्स आपके पास टोटल है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि फ्लक्स आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका 5/2 हो जाएगा, विच विल मीन आपके पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास है द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज्ड सरफेस आर रिस्पेक्टिवली ऑफ मैग्नीट्यूड phi1 एंड phi2। मतलब अगर आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, तो इसके अंदर एंटर करने वाला फ्लक्स जो है, जो phi इन है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको phi1, और इसके जो बाहर निकलने वाला हो गया और इसके जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स हो गया विच इज़ phi आउट, आपको दे रखी है उसकी वैल्यू एज phi2। द इलेक्ट्रिकल चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, अगर ये पूरा का पूरा ऐसे क्लोज सरफेस मान लेते हैं इसको, इसके अंदर चार्ज कितना है हम लोगों को पता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू द फ्लक्स। अब चार्ज इनक्लोज्ड को मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ जो भी नेट फ्लक्स है मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात है हमारे पास नेट फ्लक्स की, तो नेट फ्लक्स आप बोलोगे उसको phi आउट माइनस phi इन, और phi आउट कितना है आपके पास phi2 माइनस phi इन, ये आपके पास नेट फ्लक्स हो गया विच इज़ दिस मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट विच विल गिव मी द चार्ज इनक्लोज्ड। तो आपके पास इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक पॉइंट चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन फेस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सरफेस एज शोन। मतलब एक कटोरी टाइप का बोल है, बोल के बिल्कुल यहाँ सेंटर पे आपने एक चार्ज Q प्लेस किया है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज, अब ये जो बचा हुआ सरफेस है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो phi इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका हाफ है तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर 2। Okay, so the next question is, a circular plate subtends a solid angle pi steradian. We are talking about a solid angle here at a point where a point charge 2q is kept. मतलब आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज 2q है और यहाँ पर एक प्लेट है जो कि एक सॉलिड एंगल
पाई स्टेरेडियन का सबटेंड कर रही है। द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर प्लेट इज, मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलेगा, आपको वो फ्लक्स बताना है। तो कहना है इसे कि अगर यहाँ पर मान लो चार्ज Q है और इसके चारों तरफ मैं एक स्फीयर बनाती हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सर्कल, मैं एक स्फीयर की बात कर रही हूँ। तो स्फीयर ने, तो इस चार्ज ने इस स्फीयर के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना पास किया होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर चार्ज Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल जो फ्लक्स आया है वो कितने सॉलिड एंगल में से निकला है? वो 4 पाई में से, यस और नो। तो यहाँ पर मेरे पास है पाई स्टेरेडियन में से कितना निकलेगा? तो सिंपल आप यूनिटरी मेथड का यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपके पास जो टोटल फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये कितने में से फ्लक्स निकला है? टोटल 4 पाई वाला जो एंगल है, सॉलिड एंगल है, उसमें से आप यहाँ पर सीधा यूनिटरी मेथड यूज़ करोगे। दैट इज़ 4 पाई वाला जो आपके पास सॉलिड एंगल है, वहाँ से फ्लक्स निकल रहा है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो है हमारे पास 2Q है ना, तो मैंने 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। आपसे पूछा पाई में से कितना निकलेगा, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे 4 पाई और ऊपर गया पाई। परफेक्टली फाइन। पाई से पाई कैंसिल हुआ, आपके पास बचा ये 2 से ये 2 हुआ, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है कि पूरे स्फीयर में एंगल जो सबटेंड होता है, जो सॉलिड एंगल फॉर्म होता है सेंटर पे, वो 4 पाई होता है। तो पाई का उसमें आप सीधा सीधा पाई अपॉन 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल फ्लक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। कोई भी एक क्यूब मान लेते हैं, उसके सेंटर पे आपके पास चार्ज Q सिचुएटेड है। द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब इज। अब अगर मान के चलो आपके पास क्यूब है तो उसके मेरे हिसाब से 6 फेसेस होते हैं, वी ऑल नो अबाउट दिस। अगर आपका क्यूब के सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसके 6 फेसेस में से टोटल फ्लक्स सारा निकल के जाएगा, और वो जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q कितना है? ये वाला चार्ज Q जो इसके अंदर है, इस स्फीयर के, या सॉरी इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है। तो ये आपके पास आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारा का सारा फ्लक्स थ्रू द 6 फेसेस जा रहा है। इसके एक फेस का पूछेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6 ऑफ दिस, विच इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पॉइंट चार्ज है आपके पास +10 माइक्रोकूलम का, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स। ये आपके पास डायग्राम कुछ इस टाइप का है। एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर्स का, यहाँ से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज प्लेस्ड है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? कितना फ्लक्स उस पूरे स्क्वायर में से निकलेगा, ये वाला स्क्वायर। तो अगर आप इसको इमेजिन करो तो यू कैन ईजिली ड्रॉ अ क्यूब आउट ऑफ दिस, यस और नो। ये क्यूब बन गया आपके पास। उस क्यूब के तो सेंटर पे आपके पास +10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो अगर आप फ्लक्स के बारे में बात करो तो वो जो 10 माइक्रोकूलम की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 10 × 10⁻⁻6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरा मेरे क्यूब से निकला, दैट इट विल इंक्लूड ऑल द 6 स्क्वायर्स विद इट, जिससे वो क्यूब बना हुआ है। तो अगर मुझे एक फेस या एक स्क्वायर से चाहिए तो इसका 1/6 पोर्शन हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। एक बार खुद करके देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक चार्ज Q इज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस डायग्राम को पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। आपके पास एक क्यूब है जो कि ग्रीन में दिख रहा है, उसके कॉर्नर पे यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है। द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेसेस नॉट टचिंग दैट चार्ज। इस चार्ज को टच करने वाला एक फेस ये हो गया, टच हो रहा है। एक फेस ये वाला हो गया, वो भी टच कर रहा है। और एक फेस ये वाला हो गया, ये भी टच कर रहा है। इनके अलावा कोई दूसरा फेस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला फेस है। इसके थ्रू फ्लक्स बताना है आपको। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उस चार्ज को बिल्कुल सेंटर में लेकर आओ किसी एक क्लोज्ड फिगर के। अगर मेरे को बिल्कुल इसको सेंटर में लाना पड़ेगा तो व्हाट विल आई डू कि इसको मैं एक पीछे भी क्यूब बनाया सेम साइज़ का, उसी के साइड में भी बनाया और उसके इस साइड में भी बनाया।
दैट इज 4 क्यूब्स नीचे हो गए एंड सेम 4 क्यूब्स ऐसे ऊपर प्लेस हुए, तब जाके ये सेंटर में पड़ेगा, क्योंकि वो एक क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ था ना। तो सोच के देखो कि आपके पास एक कमरे के बिल्कुल कॉर्नर पे एक बॉल है, वो बॉल इसी फ्लोर पे कितने कमरे शेयर करेंगे? तो मेरे हिसाब से द रूम इन विच यू आर सिटिंग, वन एडजेसेंट टू इट, द अदर वन ऑन द अदर साइड जो एडजेसेंट होगा, और एक जो डायगनली दूर जाएगा, मतलब एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। पर ये इसका ऊपर भी तो हिस्सा है चार्ज का, वो ऊपर के लिए मुझे ऊपर वाला फ्लोर भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी वो 4 कमरे होंगे। अब सिंस आपके पास जो टोटल फ्लक्स है वो एक फेस से पूछ रहा है, मान के चलते हैं ये वाला फेस हो गया, ठीक है, ये हमारा थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा टू अंडरस्टैंड इन द डायग्राम। इस फेस से पूछा है उसने, तो मैं पहले बोलूँगी कि भाई पूरे बड़े वाला जो क्यूब आपके पास बन रहा है वहाँ से फ्लक्स जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसका मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया, सिर्फ नीचे वाला बड़े वाले क्यूब का, तो उसका 1/6 पोर्शन हो गया। अब ये जो बड़ा वाला क्यूब है उसका भी तो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए ना, दैट इज़ उसको भी मुझे 4 और हिस्सों में बांटना है, तो इसका भी 1/4 हो गया। 6 4 ज़ा 24, तो आंसर विल बी 1/24 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डायग्राम स्पेशली मैंने थोड़ा डिटेल में बनाया है फॉर यू टू अंडरस्टैंड Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आंसर होगा। बार बार आता है ये क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ साइड L इज प्लेस्ड, एक साइड क्यूब है आपके पास साइड L का, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड आई कैप के अलॉन्ग है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है विच इज़ E, परफेक्टली फाइन। तो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है तो आई विल एज्यूम कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है E अलॉन्ग X डायरेक्शन। द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी, क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर है और पूरे क्यूब से आपको नेट फ्लक्स पूछा गया है, तो मुझे पता है कि जितना फ्लक्स अंदर घुसेगा उतना ही फ्लक्स आपका बाहर निकलेगा थ्रू द सेम एरिया ऑफ द सरफेस। क्यूब के जो साइड्स होती हैं एरिया सेम होते हैं ना, तो फाई इन इज इक्वल्स टू फाई आउट, तो आपके पास जो नेट फ्लक्स आता है वो 0 आता है। बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, आपको पता है यहाँ पर क्यूब कितने 6 फेसेस से बना हुआ है, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज ये वाला जो ऊपर वाला फेस हो गया विच इज़ 1, ये जो आगे वाला फेस हो गया 2, नीचे वाला फेस 3 और ये जो पीछे वाला फेस है 4, इन चारों फेसेस का फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा 0। क्यों? क्योंकि सबके लिए ये वाला एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। यहाँ पर अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर ये जा रहा है, अगेन परपेंडिकुलर, फ्लक्स 0 हो गया cos 90 की वजह से। सेम फॉर दिस एंड द सेम फॉर दिस सरफेस। तो कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से फ्लक्स का सिर्फ और सिर्फ 2 सर्फेसेस की वजह से आ रहा है, एक तो ये वाला जिसके थ्रू फ्लक्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर घुसेगी, तो आपके पास फाई जो इन आ जाएगा वो कितना आएगा, विच विल बी E.A बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पर। तो एरिया वेक्टर तो ये रहा और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर ये रहा। एरिया कितना है यहाँ पर, L इंटू L स्क्वायर कर देते हैं, तो E इंटू L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos 180 माइनस 1 हो गया, तो माइनस ऑफ EL स्क्वायर। अगर मैं फाई आउट की बात करूँ विच विल बी थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस, यहाँ से एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो गया, तो अगेन आई हैव द फॉर्मूला EL स्क्वायर cos 0 नाउ, और cos 0 होता है +1, तो आपके पास EL स्क्वायर आ गया। तो फाई इन और फाई आउट इक्वल हो गया ना, तो जो नेट फ्लक्स आएगा विच इज़ इक्वल्स टू फाई इन प्लस फाई आउट, या फिर फाई 1 फाई 2, आपके पास नेट आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर का, ठीक है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ, मतलब चार्ज इतनी लेंथ में मुझे क्या दे दिया है, चार्ज अपॉन लेंथ की वैल्यू दे रखी है ऑफ द वायर इज Q कूलम, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ में Q चार्ज अवेलेबल है। अनदर सिलेंडर सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर का रेडियस का सिलेंडर है, एंड लेंथ 1 मीटर सिमेट्रिकली एनक्लोजेस द वायर एज शोन। द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस इज, फ्लक्स आपसे पूछा गया है। व्हाट वी नो इज़ कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म लीनियर रॉड होती है तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे निकलती है बाहर,
यस और नो, परपेंडिकुलर, एक बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, सच दैट एक पूरा सर्कल सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो भी आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलेगी विल बी थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया, और वहाँ से मान के चलो ये सिलेंडर हो गया, तो फ्लक्स की भी ये है डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड की भी ये डायरेक्शन है। तो ई डॉट ए के केस में आपके पास सीधा सीधा ई ए कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 आपके पास 1 होता है, दैट इज आई विल हैव टू ओनली सॉल्व ई इंटू ए। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक पूरे के पूरे यूनिफॉर्म रॉड दी गई है, तो आपको समझना पड़ेगा और आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म रॉड के लिए ई की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पर लैम्डा क्या होता है कि कितना चार्ज कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ एज लैम्डा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितनी सेंटीमीटर दूर है हम लोग यहाँ से? 50 सेंटीमीटर्स। लेट अस इवैल्यूएट दिस इन मीटर्स, तो आपके पास आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ द एरिया। तो एरिया तो आप यहाँ से कॉस जो आपके पास गॉसियन सरफेस है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आपके पास होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर, जो कि अगेन आपके पास 15 टू 10 टू द पावर -2 है, और एच आपके पास 1 मीटर्स है। तो मेरे हिसाब से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? तो हमें दे रखा है कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल है इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। लैम्डा यही तो हुआ ना कि कितना चार्ज है और कितनी लेंथ में है, तो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, विच विल बी 10 की पावर -2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100 टाइम्स ऑफ क्यू। मैंने लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करी 100 क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप आंसर देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव कंसिडर 2 हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स। 2 बॉल हैं, हॉलो हैं, स्फीयर्स S1 एंड S2, जिनके अंदर चार्जेस 2Q और 4Q हैं, इस तरीके से जैसे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। मतलब ये छोटे वाला जो स्फीयर है उसके अंदर चार्ज 2Q है, और बीच में जो स्पेस है दोनों के वहाँ पर चार्ज 4Q है। आपको निकालना है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू देम। तो मुझे पता है कि फ्लक्स निकालने के लिए अगेन फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड इन द फर्स्ट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी का रेशियो मुझे 5/2 के साथ निकालना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ, विच इज चार्ज इनक्लोज्ड इन द सेकेंड सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट सरफेस विच इज दिस, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है टोटल? 2Q। तो यहाँ पर आप चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू लिखेंगे 2Q। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मैं काट रही हूँ पहले से ही। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन दिस सरफेस S2। तो इसके अंदर 2Q और 4Q दोनों है, तो आप टोटल लिखोगे 6Q, जिसकी वजह से आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो जो फ्लक्स है का रेशियो विल बी 1/3। अब नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है वो है हाउ विल द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर्स S1। ये वाला जो स्फीयर है इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैसे चेंज होएगी अगर इसके बाहर मैं जो मीडियम है चेंज कर दूं और एक ऐसा मीडियम प्लेस कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। परफेक्ट। तो मेरा जो फॉर्मूला है फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस विच इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, अब वो एप्सिलॉन मीडियम बन जाएगा। परफेक्टली फाइन। साथ साथ में मुझे पता है कि जो एप्सिलॉन आर होता है विच इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है विच इज़ लाइक दिस। मुझे एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी गई है, तो एप्सिलॉन मीडियम की जगह मैं उसको लिखूंगी एज एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज जो है वो तो 2Q ही रहेगा, और एप्सिलॉन एम की जगह हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फ्लक्स के अंदर चेंज आ जाएगा इतना, ठीक है। मतलब एक तरह से जो पहले था उसका 1/एप्सिलॉन आर हो जाएगा। इसको Q डैश लिख देते हैं, तो यहाँ पर 5/1 ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास 2 चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड -2Q और +Q। दे आर लोकेटेड एट A,0 एंड 4A,0, ठीक है। अगर मैं ये एक्स एक्सिस की को कंसिडर करूँ यहाँ पर, दिस इज 0,0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है।
इसको कंसिडर कर लेते हैं 4a और इधर 1 2, सो दिस इज हम एक कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस जहाँ पर इसको ओरिजिन मान लेते हैं, एक यूनिट डिस्टेंस को हम लोग a मान लेते हैं, तो दिस बिकम्स a, दिस इज़ 2a, दिस इज़ 3a एंड दिस इज़ 4a। तो आपके पास इस पोजीशन पे जो रखा हुआ है वो है -2q चार्ज और 4a पे रखा हुआ है आपके पास +q चार्ज। ठीक है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट सेंटर एट द ओरिजिन। मतलब आपके पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर तो ये है बट रेडियस जो है वो 3a के बराबर है, विच इज़ दिस, राइट। तो आपके पास स्फीयर कुछ इस टाइप का बनेगा, दिस इज़ द शेप जो हमारे पास है। फ्लक्स को अगेन चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है तो -2q इनक्लोज्ड है बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास फ्लक्स आ गया है 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम मैंने थोड़ा सा पहले बना रखा है बिकॉज दिस में टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो कि E इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप का मतलब x डायरेक्शन के अलोंग वो है, और ये मैग्नीट्यूड मुझे बता रहा है कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो कि खैर लिखा भी हुआ है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस हेल्ड थ्रू अ स्क्वायर of side 10 centimeters on a side whose plane is parallel to the YZ axis। अगर मैं ये Y axis लेती हूँ, ये Z axis लेती हूँ, तो जो उसका plane है वो parallel है, that is it is placed on the Y axis। ठीक है, what will be the flux through the same square if its plane makes an angle of 30 degree with the X axis। ये वाला पार्ट बाद में देखते हैं, पहले ये वाले पार्ट का फ्लक्स निकालते हैं। तो अगर ये एरिया यहाँ पर है तो क्या इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा। एरिया वेक्टर तो मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मेरी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स के लिए सीधा सीधा मैं E.A करूँगी, दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो आपके पास आ जाएगा EA cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपल E × A। E की वैल्यू गिवन है मुझे 5 × 10⁻³ और A की वैल्यू जो है वो होगी द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज़ 10 × 10, और क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है तो इस मीटर्स में कन्वर्ट, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करा मैंने, आपके पास ये फ्लक्स आ जाएगा। परफेक्ट। 5 × 10⁻, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 + 2 - 4, दिस इज़ द फ्लक्स। दूसरा आपको कह रहा है कि अगर मैं इसी स्क्वायर की ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर दूं और ये प्लेन जो है, उन्होंने प्लेन की बात करी है तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखे, वो प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेट अस इमेजिन ये प्लेन है मेरे पास, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो जो प्लेन ने एंगल बनाया है वो 30 डिग्री का बनाया है। मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। मेरा जो फॉर्मूला है फ्लक्स का वो कहता है E.A वेयर देयर इज़ अ वेक्टर साइन ऑन बोथ ऑफ दीज। यहाँ पर भी आपको वेक्टर साइन लगाना चाहिए। तो इसमें जो डॉट है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए है हमें। ये वाला एंगल जो है वो एरिया या सरफेस और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर कहाँ है, यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो दैट इज़ आई नीड दिस एंगल। अगर ये दोनों 90 है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री, विच विल मीन आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया है, जो कि खैर हम लोगों ने ऊपर ये इवैल्यूएट कर ही लिया है, तो आप यहीं से वैल्यू उठा के ला सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय cos 60, और cos 60 होता है 1/2, तो आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ वट एवर द प्रीवियस वैल्यू वॉज। ये आपके पास नई वाली फ्लक्स आ जाएगी। परफेक्ट। ये हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन हैं इस यूनिट के। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायामीटर मुझे 2.4 दे रखा है। तो अगर डायामीटर 2.4 मीटर्स है तो फटाफट रेडियस 1.2 मीटर्स आ गया। हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है 80 माइक्रोकूलम बाय मीटर स्क्वायर, मतलब इतना चार्ज इतने एरिया में है। बाई चांस कभी आपके पास फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इन वेरिएबल्स से यूनिट्स देख के पता कर सकते हो कि वही ये चार्ज अपॉन एरिया की बात कर रहा है। तो सिग्मा का फॉर्मूला भी मुझे यहीं से मिल गया।
फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, आपको चार्ज पूछा गया है स्फीयर के ऊपर कितना है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, उसके बाद फ्लक्स पूछा गया है कितना निकलेगा। अगर चार्ज निकल जाता है तो फ्लक्स निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, सरफेस चार्ज डेंसिटी ने मुझे बताया होता है आपके पास चार्ज अपॉन एरिया। तो व्हाट इज़ द टोटल चार्ज मुझे नहीं पता, एरिया क्या मैं निकाल सकती हूँ टोटल, तो एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है 4πr² मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। तो इतने एरिया में इतना चार्ज होगा, तभी तो मैं सिग्मा को ऐसे लिखती हूँ, राइट। तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr का स्क्वायर विच इज़ 1.2 इंटू 1.2। ये आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे विच इज़ 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 1.2 इंटू 1.2। ये चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो फ्लक्स सीधा सीधा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को आपको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, फॉर 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज पैरेलल शीट्स, आपके पास एक शीट ये है और एक शीट ये है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P विल बी। वैसे तो ये हमारा फ्लक्स का क्वेश्चन नहीं है, बट यहीं पर ही देख लेते हैं। आपके पास जो चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछी गई है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्या मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी x r जैसे वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तभी तो मैंने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बोला है कि अगर आप एक शीट ऑफ चार्ज लेते हो तो इससे कितने भी डिस्टेंस दूर चले जाओ, आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहती है, राइट। ये वाली वैल्यू जो होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। तो अगर ये पॉजिटिव टाइप का प्लस सिग्मा है तो मैं इससे कोई भी डिस्टेंस दूर ले लो, तुमने x बताई है कोई बात नहीं, हम लोग x ले लेते हैं यहाँ पर। इस पॉइंट पे आपके पास होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव के अवे होती है, तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। सेम गोज फॉर हियर, आपके पास अगेन ये पॉजिटिव टाइप की शीट है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगी विच इज़ अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेट आपके पास आ जाएगा 0, राइट। अगर यही अलग अलग साइन की होती, दैट इज़ ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आती वो आती इस पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, इस नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, विच विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करना होता क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो नेट ये आता। वो तब होता जब ये दोनों ऑपोजिट पोलैरिटीज़ के होते, राइट, जो कि कैपेसिटर का एक केस बनता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सॉल्विंग सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स।